हेलो एवरीवन। आज हम इसमें टेस्ट सीरीज 2 लेकर आए हैं जिसमें पढ़ेंगे हम अर्थव्यवस्था। इससे पहले हमने जीके की टेस्ट सीरीज 1 में राज्य व्यवस्था पढ़ा था। आज हम अर्थव्यवस्था के 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनके बारे में एक्सप्लेन भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था का पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का कौन सा प्रकार जो है भारत में प्रचलित है। तो मतलब अर्थव्यवस्था किस प्रकार की भारत में है, तो भारत में जो है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का जो मिश्रण होता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों का समान वर्चस्व होता है, लेकिन लगातार निजी क्षेत्रों का वर्चस्व अब बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। और दूसरे प्रकार से देखा जाए तो भारत में विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न है, सही कथन बताइए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो निजी क्षेत्र का वर्चस्व होता है, सही है। समाजवादी क्या होती है, तो सरकार का नियंत्रण होता है, सही है। मिश्रित जो होती है वो निजी प्लस सरकार दोनों, मतलब दोनों का उसमें वर्चस्व होता है। तो तीनों को ऑप्शन हमारे सही हैं, तो हमारा डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही कथन हमें इसमें बताना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वर्णन जो है वो एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में किया था, तो सही है बिल्कुल। समाजवादी अर्थव्यवस्था का वर्णन कार्ल मार्क्स ने जो है अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किया था, तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। और अर्थशास्त्र का जो जनक है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ की पुस्तक थी, बहुत बार एग्जाम में पूछी है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है, तो वो है एडम स्मिथ की। तो हमारे दोनों ऑप्शन इसमें सही है, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। भारतीय जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो भारतीय जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो है हमारा तृतीयक क्षेत्र का है, जिसमें सेवाएं आती हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा जो श्रमिक हैं वो संलग्न हैं, मतलब सबसे ज़्यादा लोग जो है इसी में कार्यरत हैं। और जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है वो है द्वितीयक क्षेत्र का, जबकि भारत में है तृतीयक क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है हमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को। तो प्राथमिक में कौन सी चीज़ें आती हैं, तो प्राथमिक में आती हैं कृषि, वानिकी, लट्ठा, बनाना, तो ये जो है प्राथमिक में आती हैं। द्वितीयक में आती हैं उद्योग, विनिर्माण, गैस, जो है ये द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं। जबकि तृतीयक में आती हैं सेवाएं, चिकित्साएं, परिवहन, तो ये तृतीय की हो गई। तो हमारा ऑप्शन हो जाएंगे बी, सी, ए। तो बी, सी, ए हमारा जो है थर्ड आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था से संबंधित कथन चुनना है। तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि एक छोटी इकाई, एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता का अध्ययन किया जाता है, सही है। कीमत सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला है दूसरा प्रकार जो होता है अर्थव्यवस्था का, वो होता है समष्टि अर्थव्यवस्था। समष्टि अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, तो उसमें समष्टि अर्थव्यवस्था में किसी पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी एक राष्ट्र का अध्ययन किया जाता हो, किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का, और इसे आय तथा रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। तो दोनों ऑप्शन हमारे इसमें भी सही हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस प्रकार के प्रश्न आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इसी से आपको तैयारी करनी है। अगला सही कथन हमें चुनना है। तो पूंजी का संग्रहण पुस्तक किसकी है, तो ये जॉन रॉबिन्सन की है, सही है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जो है ये किसकी पुस्तक है, तो जॉन मेडस की पुस्तक है। तो इसमें हमारे दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम प्रयास जो है से संबंधित कथन चुनना है। तो 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने जो है अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है कि किसकी पुस्तक है ये, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। 1867-68 में जो है इन्होंने ये पुस्तक दी थी, जिसमें उन्होंने प्रति व्यक्ति आय जो है कितनी बताई थी, तो वो बताई थी 20 रुपये। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, एक ऑप्शन हमारा सही है। और इसी में इन्होंने जो है धन का निष्कासन सिद्धांत भी दिया था। तो ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। और इसमें जो प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी, तो वो बताई थी 20। तो हमारा केवल 1 ऑप्शन हमारा इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सही कथन हमें चुनना है। तो आर्थिक समृद्धि क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि, मतलब जो आय है राष्ट्र की आय है या प्रति व्यक्ति आय है, तो उसमें अगर वृद्धि हो रही है तो उसे हम आर्थिक समृद्धि कहेंगे।
लेकिन अगर आर्थिक समृद्धि के साथ लोगों का जीवन स्तर में सुधार भी आ रहा है तो साथ में, तो उसे कहेंगे हम आर्थिक विकास। तो हमारे दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति से संबंधित सही कथन हमें चुनना है। तो राष्ट्रीय आय समिति जो है इसका गठन कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था, सही है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे पीसी महालनोबिस, ये भी सही है। अन्य सदस्य कौन थे इसके, तो डॉक्टर आर गाडगिल, बी के आर बी राव जो है ये इसके अन्य सदस्य थे। जबकि फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है, 5,689 रुपये नहीं, इसमें 8,650 और प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 246 रुपये बताई गई थी। और पूरे संपूर्ण राष्ट्र जो थी वो संपूर्ण राष्ट्र की आय 8,650 करोड़ रुपए बताई गई थी। तो इसमें हमारे शुरू के 3 ऑप्शन सही हैं, फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक संबंधित सही कथन हमें चुनना है। तो इसमें जो इसका प्रतिपादन दिया था वो दिया था महबूब उलक ने अमर्त्य सेन के सहयोग से जो है मानव विकास सूचकांक का जो है प्रतिपादन दिया था। और ये दिया कब था, तो मानव विकास सूचकांक का जो प्रतिपादन हुआ था वो हुआ था 1990 में। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। और इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसकी रिपोर्ट जारी करता है UNDP। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। और इसका मान जो होता है HDI का वो होता है 0 से 1 के मध्य। तो ये 2 ऑप्शन हमारे गलत हैं, पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन हमारे सही हैं। तो आप इसको सही पढ़ सकते हैं। सन जो है इसका 1990 है और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, UNDP। अगला प्रश्न है, HDI के में कौन सा आयाम शामिल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपको 3 आयाम इसमें शामिल होते हैं, तो कौन सा नहीं है ये बताना है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, ये 3 आयाम इसमें शामिल होते हैं, जबकि मृत्यु दर इसमें शामिल नहीं होती। अगला है, मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत की कितनी रैंक है। तो भारत की 132वीं रैंक है इसमें मानव विकास सूचकांक 2023 में। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक PQLI से सही कथन हमें बताना है। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो मॉरिस ने किया, सही है। मान है इसका 0 से 100 के मध्य है। और मापक क्या है, इसके 3 आयाम पर यह मापा जाता है। तो तीनों ऑप्शन हमारे इसमें सही हैं, तो बी आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट से संबंधित सही कथन हमें चुनना है। तो विश्व खुशहाली जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा 2012 से इसको लगातार जारी किया जा रहा है। और 2023 में भारत की रैंक जो है वो गलत है, इसमें 125 रैंक है भारत की। तो केवल 1 ऑप्शन जो है हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो कितनी रैंक है, 125 रैंक है इसमें भारत की। अगला क्वेश्चन है, पूंजी निर्माण में इसमें क्या शामिल नहीं है। तो पूंजी निर्माण में जो है बचत सृजन, बचत संग्रहण और बचत निवेश जो है ये तीनों शामिल होते हैं, जबकि बचत व्यय जो है ये शामिल नहीं होता। तो ये 3 ऑप्शन हमारे सही हैं, जबकि बचत व्यय इसमें शामिल नहीं होता है। भारत में किस प्रकार की गरीबी प्रचलित है। तो ऑप्शन 1 है सापेक्ष, दूसरा है निरपेक्ष। तो सापेक्ष गरीबी देख लेते हैं पहले। सापेक्ष गरीबी क्या होती है कि अगर हम किसी व्यक्ति से कंपेयर करके जो है गरीबी का अनुमान लगाए, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, एक 10,000 रुपये कमा रहा है, तो वो इसकी अपेक्षा जो है 1 लाख वाले की अपेक्षा तो गरीबी है, तो इसे सापेक्ष गरीबी कहते हैं। लेकिन अगर निरपेक्ष गरीबी की बात करें तो जो शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, कपड़ा, अगर इनको अफोर्ड करने में जो है मतलब असमर्थ है, तो वो जो है निरपेक्ष गरीबी में आता है। तो भारत में इसी प्रकार की गरीबी प्रचलित है, निरपेक्ष गरीबी। क्योंकि भारत में जो है किसी व्यक्ति को अगर गरीब माना जा रहा है तो अगर वो जैसे भोजन, मकान, इस तरीके की चीज़ें जो है नहीं प्राप्त कर पा रहा तो वो गरीब कहलाता है। तो निरपेक्ष गरीबी जो है भारत में प्रचलित है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। लॉरेंज वक्र मिनी गुणांक का संबंध किससे है। तो लॉरेंज वक्र और मिनी गुणांक जो है ये गरीबी का आकलन करने के लिए जो है, तो लॉरेंज वक्र और मिनी गुणांक जो है वो गरीबी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कैलोरी आधार पर अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी। तो भारत में कैलोरी के आधार पर जो है सर्वप्रथम अवधारणा योजना आयोग ने दी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गरीबी की माप से संबंधित जो है व्यक्ति कौन है या समिति हैं वो कौन कौन सी हैं। तो दांडेकर तथा रथ ये गरीबी से संबंधित है। पीसी महालनोबिस ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है।
आई से अहूलवालिया, ये जो है ये भी गरीबी से संबंधित है। और चलैया जो है ये कर सुधार से संबंधित है। तो पहली और तीसरी जो है हमारी सही है गरीबी की माप से। तो पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न है, गरीबी से संबंधित समिति गठन का बढ़ता क्रम क्या है। तो गरीबी से संबंधित समिति का गठन का बढ़ता क्रम है, सबसे पहले जो है बाई के अलग समिति का गठन किया था योजना आयोग ने, फिर उसके बाद लकड़ावाला समिति, उसके बाद सुरेश तेंदुलकर समिति, उसके बाद रंगराजन समिति। तो इसको देख लेते हैं। इसका गठन 1975 में हुआ, 1979 में इसने रिपोर्ट दी। लकड़ावाला का 1989 में गठन हुआ, 1983 में इसने रिपोर्ट दी। और सुरेश तेंदुलकर समिति का 2005 में गठन, 2009 में इसने रिपोर्ट दी। और रंगराजन का 2012 में, 2014 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो इसी क्रम में जो है सही ऑप्शन है हमारा 3, 4, 1, 2। तो 3, 4, 1, 2 देख लेते हैं हम कहाँ पर है। 3, 4, 1, 2 हमारा सही आंसर है इसमें। अगला प्रश्न है हमारा कि मिलान करना है हमें कि जो समिति बनाई गई थी गरीबी के लिए, उन्होंने किस आंकड़ों पर जो है गरीबी का अनुमान लगाया था। तो बाई के अलग समिति है, इसने जो है सबसे पहले बताया, मतलब योजना आयोग के बाद योजना आयोग के ही बनाई गई समिति है। तो बाई के अलग समिति ने भी जो है इस पर अनुमान लगाया था कि ग्रामीण में जो है 2400 कैलोरी पर डे और शहरी में जो है 2100 कैलोरी पर डे जो है, अगर है इससे नीचे है तो वो गरीब माना जाएगा और इससे ऊपर है तो वो सही है। लकड़ावाला समिति जो है, लकड़ावाला ने जो है कृषि और उद्योग पर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर जो है, जैसे ग्रामीण में कृषि मूल्य सूचकांक और उसमें शहरों में उद्योग पर थोक मूल्य सूचकांक पर जो के आधार पर जो है अनुमान लगाया था गरीबी का। जबकि सुरेश तेंदुलकर समिति ने जो है ग्रामीण में 816 रुपये प्रतिदिन, 816 रुपये महीना और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये महीना का अनुमान लगाया था। और रंगराजन समिति ने 972 रुपये महीना और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये महीने का अनुमान लगाया था। तो ये ऑप्शन हमारे सही हैं। इसमें देख लेते हैं कौन सा हो गया, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। तो 3, 4, 1, 2 हमारा जो है सही आंसर है हमारा 3, 4, 1, 2। अगला है, सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार जो है कितने प्रतिशत लोग गरीब थे। तो 21.9% लोग जो है सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीब थे। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। रंगराजन समिति के अनुसार कितने प्रतिशत लोग गरीब थे। तो रंगराजन के खिलाफ थे, मतलब रंगराजन समिति के अनुसार थे 29.5% लोग गरीब, जबकि तेंदुलकर समिति के अनुसार थे 21.9% लोग। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी से संबंधित कथनों का मिलान करना है। तो ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। ऐच्छिक बेरोजगारी वो होती है कि अगर कोई मजदूरी प्रचलित है, मान लीजिए 100 रुपये पर डे के मिल रहे हैं, लेकिन 100 रुपये पर कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो अपनी इच्छा से बेरोजगार है। तो प्रचलित मजदूरी पर कार्य न करना, तो ये होता है ऐच्छिक बेरोजगारी। जबकि अनैच्छिक क्या होता है कि जो 100 रुपये चल रहे हैं, अगर उस पर भी काम ना मिले, तो 100 रुपये पर भी काम नहीं मिल रहा तो वो प्रचलित मजदूरी पर भी काम नहीं मिलना, तो वो होती है अनैच्छिक बेरोजगारी। जबकि अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। तो ये होती है ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होना। तो इसमें जो है कृषि में अधिकतर ये बेरोजगारी देखने को मिलती है भारत में। मान लीजिए कृषि में जो है 1 बीघा में 10 कुंटल अगर गन्ना हो रहा है, तो अगर 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो भी उतना ही होगा, 10 व्यक्ति काम करेंगे तो भी उतना ही होगा। तो 5 व्यक्ति के बढ़ जाने से जो है उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसे ही जो है अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। जबकि संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है कि तकनीकी बढ़ने पर योग्यता का न होना, मतलब तकनीकी बढ़ गई, जैसे आजकल डिजिटल ज़माना हो गया, तो जो लोग हैं उनको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो उसलिए बेरोजगार हो जाते हैं। तो संरचनात्मक होती है तकनीकी बढ़ने पर योग्यता का न होना। तो ऑप्शन हमारे सही हैं 2, 3, 4, 1। तो 2, 3, 4, 1 सही है हमारा, ये रहा ऑप्शन सी जो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी से संबंधित कमेटी कौन सी थी। तो बेरोजगारी से संबंधित कमेटी जो थी वो थी हमारी भगवती समिति, 1973 में इसका गठन हुआ था। जबकि चलैया समिति जो है कर सुधार से है, दांडेकर रथ समिति गरीबी से है, और नरसिम्हन जो है वो है बैंकिंग सुधार से। तो भगवती समिति जो है ने जो है बेरोजगारी से संबंधित अवधारणाएं दी थी। ये बेरोजगारी से संबंधित कौन सी धारणा नहीं है, तो ये भगवती समिति ने 1973 में दी थी। तो इसमें जो है बेरोजगारी के जो आंकड़े निकाले जाते हैं वो सामान्य स्थिति, मतलब 365 दिन के हिसाब से, साप्ताहिक 7 दिन में, और दैनिक में प्रतिदिन के हिसाब से जो है इन तीनों स्थितियों पे जो है बेरोजगारी के आंकड़े निकाले जाते हैं। जबकि इसमें मासिक ऑप्शन गलत है, ये क्वेश्चन आ भी रखा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा,
NSSO के 68वें दौर 2011-12 के अनुसार सर्वाधिक गरीबी किस राज्य में थी? तो सबसे ज़्यादा गरीबी जो है 2011-12 के अनुसार जो वो थी छत्तीसगढ़ में, और सबसे कम किस में थी? वो थी गोवा में 2011-12 के अनुसार। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हैदराबाद में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मध्य प्रदेश को। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश जो है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य था, जबकि 2002 में जो है भारत में ये रिपोर्ट जारी की गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। 1991 में जो है द्वितीय औद्योगिक नीति आई थी, द्वितीय आर्थिक नीति आई थी, जिसे मनमोहन राव का नाम भी दिया गया था। उसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी। तो जब से ही जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। हिंदू वृद्धि दर से संबंधित है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदू वृद्धि दर जो है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। प्रति व्यक्ति आय मत लगा देना आप, इसमें राष्ट्रीय आय सही है। हिंदू वृद्धि दर जो है वो राष्ट्रीय आय की वृद्धि से संबंधित है। राष्ट्रीय आय निकालने की कौन सी विधि नहीं है? तो राष्ट्रीय आय निकालने की 3 विधि होती है, उत्पाद विधि होती है, आय होती है और व्यय विधि होती है। इसमें मैट्रिक ऑप्शन गलत है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए क्या घटाया जाता है? तो अगर हम ग्रोस में से नेट निकालते हैं, तो अगर शुरू में आपको कहीं भी एन दिखता है, नेट निकालना है मतलब, तो वो वहाँ पे हम क्या करेंगे? मूल्य ह्रास घटा देते हैं। तो जीएनपी में से अगर हम मूल्य ह्रास घटा देंगे तो हमारा एनएनपी निकल के आ जाएगा नेट। राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आए हैं। तो साधन लागत मतलब फैक्टर कॉस्ट पे जो है निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है फैक्टर कॉस्ट पर जो है राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए वर्तमान में आधार वर्ष कौन सा है? तो पहले 2004-05 था, जबकि अब है 2011-12। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कौन सा वर्ष है? 2011-12। अगला प्रश्न है, खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय जब उपभोग सी हो गया, निवेश आई हो गया, जी सरकारी खर्च हो गया, एक्स कुल निर्यात हो गया और एम हो गया कुल आयात। तो ये जो है CIG जुड़ जाएंगे, तीनों CIG जुड़ जाएंगे, जबकि कुल निर्यात में से अगर हम आयात घटा देंगे तो हमारी जो है खुली अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय आ जाएगी। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। इसमें X-M आपको उसमें देखना है। भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, तो वो कहा था अमर्त्य सेन ने, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है ए। किसी देश की आर्थिक वृद्धि दर की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो वो है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है किसी देश की आर्थिक वृद्धि दर की जो है हम गणना कर सकते हैं। किस अर्थशास्त्री ने जो है वैज्ञानिक स्तर पर राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो वो की थी BKRB राव जो हैं, इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर जो है राष्ट्रीय आय की गणना की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? तो राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो है वो NSO जारी करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। 2019 में जो है CSO, 2019 तक जो है CSO जारी करता था, लेकिन 2019 में CSO का और NSSO का जो है दोनों का विलय करके NSO में कर दिया गया है। NSO की स्थापना 12 जुलाई 2006 को हो गई थी, जबकि CSO और NSSO का विलय जो है किस में कर दिया? NSO में। तो 2019 से जो है राष्ट्रीय आय के आंकड़े NSO जारी करता है। NSO के अंडर में ही CSO और NSSO कार्य करते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो वो करता है वित्तीय मंत्रालय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है हमारा NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी संकल्पना जो आई थी वो 1 जून 2005 को आई थी, सही है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 12 जुलाई 2006 को हुई, सही है। NSSO और CSO का विलय जो है वो 23 मई 2019 को हुआ। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो अब जो है ये भी आपको याद रखना है, जो दोनों है CSO NSSO वो इसके अंडर में कार्य करते हैं। उसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। अब देखते हैं GDP मार्केट प्राइस पर जो है GDP फैक्टर कॉस्ट
अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को हमें बताना है कि जोड़ना है कि घटाना है। अगर मार्केट प्राइस पे निकाल रहे हैं तो हमारा क्या है, अप्रत्यक्ष कर जो है वो जुड़ जाता है और सब्सिडी घट जाती है। मतलब मार्केट में जाके जो है अप्रत्यक्ष कर जुड़ जाता है और सब्सिडी घट जाती है। अगर यही हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते तो सब्सिडी जुड़ जाती और अप्रत्यक्ष घर घट जाता। तो यहाँ पे हमारा प्लस और माइनस, प्लस माइनस का चिन्ह हमारा सही है, तो प्लस अप्रत्यक्ष कर जुड़ जाएगा और सब्सिडी हमारी घट जाएगी, जबकि हम मार्केट प्राइस पे इसको निकाल रहे हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कौन है? तो वो है साइमन कुर्जनेट्स जो है ये राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता है, सही है। एक्स जो है वो विदेशों में रहने वाले भारतीयों की आय है, मतलब जो भारत के लोग विदेशों में रह रहे हैं उनकी आय एक्स हो गई, और जो भारत में विदेशी लोग रह रहे हैं उनकी हो गई एम। तो हमारी कौन सी इक्वेशन सही होगी? तो वो होगी हमारी जीएनपी में से, अगर हम जीएनपी निकालेंगे तो जीडीपी में हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स को जोड़ना पड़ेगा और एम को घटाना पड़ेगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो भारत के लोग बाहर रह रहे हैं उनकी आय को हम जोड़ देंगे और जो विदेशी लोग भारत में रह रहे हैं उनकी आय को हम घटा देंगे। अगला प्रश्न है, हरित जीडीपी के लिए क्या करेंगे? तो जीडीपी में से हम पर्यावरण ह्रास को हम घटा दें तो हरित जीडीपी हमारी निकल आती है। हिंदू वृद्धि दर के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है और इसके प्रतिपादक हैं प्रोफेसर राज कृष्ण। तो ये 50 क्वेश्चन हमारे अर्थव्यवस्था के थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3-4 चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गए। तो इसी प्रकार से अगर हम 4-5 वीडियो जिस प्रकार की बना दें तो पूरा इकोनॉमिक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये 50 के 50 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ें और इनको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें। और जो हमारी टेस्ट सीरीज है इसको कंटिन्यू देखते रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।